नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। इजराइल पर हमास के हमले के बाद इजराइल की गाजा में हमास के ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की आज 5 दिन पूरे हो गए, 5वां दिन है। इस वक्त की बड़ी और ताजा खबर यह है कि इजराइल ने गाजा पर कार्रवाई के लिए वॉर कैबिनेट का गठन कर दिया। इसमें इजराइल के प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता, रक्षा मंत्री सब शामिल हैं। इस कैबिनेट की अहमियत आप इस बात से समझ सकते हैं कि इससे पहले 1967 में अरब इजराइल युद्ध के दौरान ऐसी वॉर कैबिनेट बनी थी और वो अब बनी। कितनी गंभीर बात। इसी बीच इजराइल गाजा युद्ध में मरने वालों की तादाद 2000 से ज्यादा हो चुकी है। ये ऑफिशियल एस्टिमेट है, अब आप सोचिए और ज्यादा कितना होगा। इनमें इजराइल के 1200 नागरिक मारे गए और 2700 घायल, जबकि गाजा में इजरायली हमलों में मरने वालों की तादाद अब करीब 1000 हो चली है और करीब 5000 लोग घायल। इजराइल का तो यह भी दावा है कि उसने अपनी सीमा में घुसे 1500 लड़ाकों को ढेर कर दिया, लेकिन इजराइल गाजा पर पूर्ण कब्जे की तैयारी में लड़ता हुआ दिख रहा है। इजरायली वायुसेना लगातार गाजा में हमास के ठिकानों पर बमबारी कर रही है और इजरायली सेना गाजा पर जमीनी हमले के लिए भी तैयार। इसके लिए इजराइल ने अपने करीब 3 लाख रिजर्व सैनिकों को ड्यूटी पर बुला लिया। गाजा पट्टी को इजराइल ने पूरी तरीके से सील कर दिया। एक खबर यह भी आई है, बिजली बंद कर दी, पानी बंद कर दिया, ईंधन और खाने पीने का सामान जाने की जो रास्ते थे वो बंद कर दिए। एक मानवीय संकट बना देने वाली हालत वहां पर कर दिए। इसके चलते एक खबर यह भी आ रही है और वो खबर यह है कि गाजा पट्टी में जो बिजली बनाने की जो यूनिट था उसमें ईंधन ही नहीं है, तो अब वहां पर बिजली का उत्पादन नहीं हो रहा। इस तरीके की एक स्थिति उत्पन्न है। अब ये सब आप सोचिए कि अब तक तो आप इजराइल से लगातार तस्वीरें देख रहे हैं कि वहां क्या हो रहा है, वहां बमबारी हो रही है, रॉकेट आ रहे हैं, लोग बच रहे हैं। जंग इसी तरीके से होती है ना, इंसानियत मरती है उसमें। जीतता कौन है वो बाद में तय होगा। लेकिन अगर ये तस्वीर इस तरफ है तो जरा आप सोच के देखिए कि उधर फिलिस्तीन में या गाजा में किस तरीके की तस्वीरें होंगी। इस बीच शुरुआत में हमदर्दी दिखा देने वाले बहुत सारे ऐसे देश, संयुक्त राष्ट्र, तमाम ऐसी एजेंसियां जो कि शुरुआत में इजराइल के साथ हमदर्दी दिखा रही थी, उनमें से कुछ अब इजराइल के इस रवैये के खिलाफ भी उठ खड़े हुए हैं या उनके बयान कुछ इस तरीके से हैं जो कि कड़ी निंदा कर रहे हैं। यूएन का तो हमने आपको बता ही दिया। इस बीच यूरोपियन यूनियन, जिसने शुरू में इजराइल पर हमास के हमले की बड़ी और कड़ी निंदा की थी, उसने यह कहा है कि गाजा की पूरी घेराबंदी वहां के लोगों के लिए ठीक नहीं है। हमास ने जो करतूत की उसका खामियाजा गाजा की आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। यही वजह है कि गाजा के लोगों के लिए दुनिया की हमदर्दी अब बढ़ती हुई दिख रही है। इजराइल पर यह आरोप लग रहा है कि हमास पर उसकी कार्रवाई का कहर गाजा के बेगुनाह नागरिकों पर टूट रहा है। इजराइल की कार्रवाई से गाजा पट्टी में अस्पतालों, स्कूलों, राहत शिविरों सब धीरे धीरे करके बर्बाद हो रहे। जो टीस है ना, जंग में तबाही की जो तस्वीरें होती हैं वो इजराइल की तो आपने देख ली पिछले कुछ दिनों से। फिलिस्तीन की टीस क्या है और वहां तबाही की क्या तस्वीर है, ये सौरभ शुक्ला की ये जो रिपोर्ट है ना, ये आप जरूर देखिए। Right now, this and it's completely gone now. الولد اختفى بايديا معنا الولاد وين؟ इस महिला की चीखें दिल दहला देने वाली हैं। इनका 4 साल का बेटा इजराइल के हवाई हमले में मारा गया। इजराइल के हवाई हमलों के बाद गाजा के कई इलाके मलबे में तब्दील हो गए। हर हवाई हमले के बाद
मलबे से आम नागरिकों के शव निकल रहे हैं। इजराइल के हवाई हमलों में सबसे ज्यादा कहर नन्हे बच्चों पर बरपा है। कोई अपने बच्चे का शव छाती से लगाकर रो रहा है तो कोई डॉक्टर से गुहार कर रहा है कि किसी तरह उसके बच्चे को लौटा लाए। हर इमारत के मलबे से नवजात बच्चों के शव निकल रहे हैं। ये तस्वीरें बुधवार दोपहर की हैं। गाजा के रिहायशी इलाकों में इजराइल ने बम गिराया है और एक पिता अपने घायल बच्चे को लेकर अस्पताल की तरफ भाग रहा है। ये तस्वीरें साफ बताती हैं कि फिलिस्तीन के गाजा पट्टी में भी सैकड़ों निर्दोष लोगों की जानें जा रही हैं। रोती हुई मां सवाल पूछ रही है कि उसका 3 साल का बेटा हमास में नहीं था तो इजराइल ने उसके बेटे की हत्या क्यों की। ये तस्वीरें गाजा के अल रिमाल शहर की हैं जो अब खंडहर में तब्दील हो गया है। इस बिल्डिंग में एक घर 60 साल के रियाज शाबान का भी था। रियाज शाबान बता रहे हैं कि कल रात 2 बजे उन्हें और यहाँ रहने वाले लोगों को तुरंत मकान खाली करने के लिए कहा गया और वो जब सुबह लौटे हैं तो सिर्फ उन्हें अपने घर की धूल ही मिली। تفاجأنا امبارح انه الاحتلال اتصل على بعض الجيران على 2 3 اخلوا المنطقه، اخذناها على اساس نرجع اليوم يعني نتفرج نشوف ايش في برندة واقعه، شباك طاير، باب مخلوع. اتفاجأنا زلزال، اتفاجأنا بحجم دمار مهول। इजराइल की चेतावनी के बाद गाजा में रहने वाले आम लोग शरणार्थी कैंपों में रहने के लिए जा रहे हैं, पर शरणार्थी कैंपों में भी ये लोग सुरक्षित नहीं हैं। ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। इजराइल ने बुधवार सुबह अचानक से जुबाली शरणार्थी कैंप में बमबारी कर दी जिसमें सैकड़ों निर्दोष लोग शरण लिए हुए थे। फिलिस्तीनी अधिकारियों के मुताबिक जुबाली कैंप में हुई इजरायली बमबारी में अब तक 155 निर्दोष लोगों की जान जा चुकी है। इन तस्वीरों को लफ्ज देने की जरूरत नहीं। सवाल ये उठ रहा है कि इजराइल शरणार्थी कैंपों को क्यों निशाना बना रहा है जहां निर्दोष लोग अपने घरों के राख बन जाने के बाद शरण लिए हुए हैं। I have sent you a video about the massacre in Jabalia camp. And there is very, very heavy airstrike and bombing in Gaza City. Lots of casualties. The number up to now is 155 people. With the end of the day, we don't know exactly how much the number will be. इजराइल के हमले में गाजा में रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकारों की भी मौत हो रही है। शनिवार से लेकर अब तक इजरायली बमबारी में 6 पत्रकारों की मौत हो चुकी है। ये 2 पत्रकारों मोहम्मद शुभ और सईद अल तवील का जनाजा है जिनकी मौत इजराइल द्वारा गिराए हुए बमों से हुई। फिलिस्तीन प्रशासन के मुताबिक इजराइल ने गाजा के अल करामा इलाके में सफेद फास्फोरस केमिकल का इस्तेमाल किया है जो पूरी तरह बैन है। सफेद फास्फोरस हवा से सारी ऑक्सीजन सोखकर हड्डियों को गला देता है। फिलिस्तीनी सरकार के मुताबिक अब तक इजरायली हवाई हमले में 22,639 रिहायशी इलाके, 10 अस्पताल और 48 स्कूल पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं। ये तस्वीर हदी, शाम और अली की है जिनकी मौत उनकी पत्रकार मां के साथ इजरायली हवाई हमले में हो गई। ये ड्रोन फुटेज दिखाता है कि कैसे इजरायली बम गिरने के बाद एक रिहायशी इमारत जमींदोज हो जाती है। ऐसी तमाम तस्वीरें हैं गाजा से जो दिखा रही हैं कि इस युद्ध की कीमत आम लोगों को चुकानी पड़ रही है। ये तस्वीर एक नर्स की है जो अस्पताल में लोगों की जान बचा रही थी। तभी उसको खबर मिली कि उसके पति की इजरायली बमबारी में मौत हो गई।
फिलिस्तीन ने ताजा बयान जारी कर अंतर्राष्ट्रीय ताकतों से मदद मांगी है और कहा है कि इजराइल ने गाजा में पानी और बिजली लाइन बंद करके युद्ध अपराध किया है। बच्चे, बूढ़े, औरतें बेवजह मारे जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह खूनी संघर्ष कब रुकेगा, क्योंकि अब तक किसी बड़े देश ने पहल नहीं की है कि वो इजराइल और हमास के बीच बात करके शांति स्थापित करा दे। और जाहिर सी बात है कि इजराइल ज़्यादा मजबूत शक्तिशाली है तो कीमत गाजा में फिलिस्तीनियों को ज़्यादा चुकानी होगी। दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। हमने कल भी आपको बताया था कि जब जंग होती है तो जंग में बहुत सारे लोग मुनाफाखोरी करते हैं, वॉर प्रॉफिटियरिंग कहा जाता है इसको, और हार हमेशा इंसानियत की होती है। इजराइल की अगर आप तस्वीरें देख लें, वहां पर भी म्यूजिक फेस्टिवल में जिस तरीके से लोगों को निकाला गया, मारा गया, एक आतंकवादी संगठन जिस तरीके से काम करता है उस तरीके के काम हुए। और वहां उसके रिटेलिएशन में जब एक देश कार्रवाई कर रहा है तो किस तरीके से मासूमों की जान जा रही है। हार इंसानियत की हो रही है। अगर इजराइल की बात करें तो उधर इजराइल पर भी गाजा के रॉकेट हमले अभी भी जारी हैं। हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह और कादम्बिनी शर्मा आज गाजा पट्टी की सीमा के काफी करीब ज़ेड्रोन तक में थे। ये वो जगह है जहां सबसे पहले हमास के हमले की तबाही हुई। यहां पर इस जगह ने सबसे ज्यादा पहले वो तबाही झेली। यह हमास के हमले से इजराइल का दूसरा सबसे प्रभावित इलाका है। पहला इलाका एस्केलॉन था जहां से हम आपको कल तस्वीरें ला रहे हैं। आज जैसे ही हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह और कादम्बिनी शर्मा ज़ेड्रोन इलाके में पहुंचे, गाजा से हमास का एक रॉकेट हमला उन्होंने रिकॉर्ड किया। We tried to talk to some of the people here, some of the security personnel here, but they have told us not to take pictures, not to talk. What? अंदर अंदर। और यहाँ पे जो हमला है वो शुरू हो गया है इस तरीके से एक साथ। Very close. There are more coming in. There are more coming in. कई सारे रॉकेट जो है Being intercepted by the Iron Dome. But there are more coming in. ये बिल्कुल लाइव तस्वीरें हैं और ये देखिए ये जहाँ जो इंटरसेप्ट हो रहे हैं वो वहीं पर धुएं का छोटा सा गुबार बन जा रहा है, लेकिन जो इंटरसेप्ट नहीं हो पाते वो रिहायशी इलाकों में गिरते हैं। और ये देखिए किस तरीके से यहाँ जो है ये बिल्कुल लाइव तस्वीर यहाँ हम शूट कर रहे थे और उसी बीच में ये होना शुरू हो गया। और ये ज़ेड्रोन है जो कि जैसा कि मैं बता रहा था कि ये इलाका जो है बिल्कुल सीमा के करीब है। गाजा पट्टी से तकरीबन 2500-2700 फीट की दूरी पर इसकी सीमा लगती है और यहाँ रिहायशी इलाका जो है वो बिल्कुल सन्नाटे में है। काम चल रहा था वो भी इस रॉकेट हमले के बाद जो है वो बंद हो गया है और यहाँ जो है ये खतरे वाली स्थिति। और इंटरनली भी यहाँ पर ये भी माना जाता है कि हमास के आतंकवादी मौजूद हैं सड़कों पर और वो कभी भी कहीं पर भी घात लगाकर हमला कर सकते हैं। तो बहुत खतरे वाली जगह, लेकिन ये जगह दिखाना ज़रूरी था क्योंकि यहीं से जो आतंकवादी हैं उन्होंने अपना बड़ा हमला शुरू किया था और अभी भी गाजा पट्टी की तरफ से लगातार रॉकेट के हमले का जो निशाना है वो ये शहर बन रहा है। ज़ेड्रोन से उमा शंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। शनिवार की सुबह हमास के लड़ाकों ने ज़ेड्रोन में बहुत कत्लेआम किया था। यहां आम लोगों की कारों पर गोलियां बरसाते हमास के लड़ाके आगे बढ़े। वहां से हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह ने एक रिपोर्ट भेजी। ज़ेड्रोन का जो इलाका है, ये जो रेलवे लाइन है, इसके ठीक उस तरफ जो है वो गाजा पट्टी का इलाका शुरू होता है कुछ 100 मीटर की दूरी पर। और जो हमास के आतंकवादी आए और उनको जैसे जैसे रास्ते में गाड़ियां मिलती गई उन गाड़ियों पर वो अंधाधुंध फायरिंग करते गए और उन गाड़ियों में जो भी सवार थे उनकी जान लेते गए। और इस बात की गवाही देता हुआ ये जो
मंजर है वो नज़र आता है, जहाँ पे जो गाड़ियां हैं वो बिल्कुल जली हालत में हैं। तो ये तस्वीरें हमने कई बार सोशल मीडिया के जरिए भी देखी, कैसे जो भी गाड़ी आ रही थी उन पे वो फायरिंग कर रहे थे, जो भागने की कोशिश कर रहे थे लोग उनको वो गोली मार दे रहे थे। और इस तरह से वो जो आतंकी हमले को अंजाम देते हुए जो है वो आगे बढ़ते गए और जेड्रॉट शहर में जाकर घुसे, वहाँ पे लोगों को बंधक बनाया। अब हमने देखा है कि किस तरह से सुरक्षा की जो बंदोबस्त है, जो मुस्तैदी है, वो किस तरह से बढ़ाई गई है। यहाँ पे बिल्कुल पिन पॉइंटेड तरीके से गन के साथ यहाँ पे जो सुरक्षा बल के जवान हैं उनकी मुस्तैदी है। और बिल्कुल इस तरफ से कि अगर दोबारा इधर से आए, क्योंकि बार बार हमास की तरफ से धमकी दी जा रही है कि वो फिर से हमला करेंगे, हमला वो कर भी रहे हैं। शहरों में उनकी कई जगहों पे मौजूदगी भी है, जो बात कही जा रही है, और इस वजह से जो खतरा है पूरी तरह से टला नहीं है। और यही वजह है कि जो देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं वो जली हैं। और पोजीशन लेके यहाँ पे जो लोग हैं, जो सुरक्षा बल के लोग हैं, वो पोजीशन लेके खड़े हैं। और ये एक और गाड़ी जो कि हमास आतंकवादियों का जो निशाना है वो बनी, और इसके बाद जो है सुरक्षा के बंदोबस्त कड़े किए गए। ये एक सवाल बार बार उठ रहा है कि चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद जो है आखिरकार कैसे इतना बड़ा हमला करने में वो सफल रहे हमास के आतंकवादी। और ये जो सड़क है वो जाती है गाजा की तरफ, और ये यहाँ पर भी भारी जो बंदोबस्ती है वो कर दी गई है, और जगह जगह सुरक्षाकर्मी जो हैं वो पोजीशन लिए हुए नजर आते हैं। तो ये जेड्रॉट वो इलाका जहाँ बड़ा आतंकवादी हमला सबसे पहले हुआ, और यहाँ से आगे बढ़कर जो आतंकवादी हैं इजराइल के दूसरे हिस्सों में भी गए। तो ये एक मुख्य जगह रही आतंकवादियों के निशाने की। जेड्रॉट हाईवे से उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया। तो जैसे कि आपने देखा, ये जो शहर जिसकी बात कर रहे हैं उमाशंकर सिंह जी, ये बड़ा निशाना बना है। यहाँ के पुलिस स्टेशन को हमास के लड़ाकों ने अपने कब्जे में ले लिया था। करीब 20 घंटे चली लड़ाई में जब इजरायली सेना इस पर कब्जा नहीं कर पाई तो उसने अपने पुलिस स्टेशन को खुद ही उड़ा दिया। अब यहाँ मलबा हटाने का काम चल रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। ये दक्षिणी इजराइल का शहर जेड्रॉट है। शनिवार सुबह 6:30 बजे जब हमास आतंकवादियों का हमला हुआ इजराइल पर, तो ये शहर उसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी बना। इस शहर की सीमा गाजा पट्टी से महज 2700 फीट दूर है, और इसलिए जो मोटरसाइकिल पर सवार होकर या खुली जीप पर सवार होकर जो आतंकवादी यहाँ पहुँचे, उन्होंने यहाँ सड़कों पर गुजरते हुए अंधाधुंध फायरिंग की। जो भी गाड़ियाँ उनको सामने मिली उस पर उन्होंने फायरिंग की। उसके अंदर जो भी लोग थे उनको अपना निशाना बनाया। जो लोग यहाँ सड़कों पे भी नज़र आए और जो गाड़ियाँ छोड़कर भागने की कोशिश करते नज़र आए जान बचाने के लिए, उन सबको अपना निशाना बनाया। और उसके बाद जो है आतंकवादियों का जो एक दस्ता है वो यहाँ जो जेड्रॉट पुलिस स्टेशन है उस पर उन्होंने कब्जा जमा लिया। और इसके बाद यहाँ पे मुठभेड़ चली। तकरीबन 20 घंटे की मुठभेड़ के बाद जो है यहाँ इस पुलिस स्टेशन को उड़ाना पड़ा, क्योंकि इसमें हमास के आतंकवादी जो थे वो उन्होंने अपना मोर्चा बना लिया था और यहाँ से लड़ाई चल रही थी। तो अब इसको जो है वो इस जगह को क्लियर किया जा रहा है, बड़े बड़े बुलडोज़र और ट्रेन के ज़रिए साफ किया जा रहा है। लेकिन इस शहर ने जो तबाही देखी वो बिल्कुल जो बाकी दूसरे शहरों की तबाही से बिल्कुल अलग है। और इस मामले में अलग है कि पहला जो एक बड़ा हमला जो है वो इसी शहर पर हुआ, और यहीं से हमास के जो आतंकवादी हैं वो आगे की तरफ बढ़े। जो एश्केलोन शहर है उस शहर से इसकी दूरी महज वैसे 30 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ जो इस शहर की जो सीमा लगती है, जो कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो महज 2700 फीट की दूरी पर है, और उसके बाद जो है गाजा पट्टी शुरू हो जाता है। तो ये सबसे आसान निशाना बना ये शहर, और इसलिए इस शहर में सबसे ज़्यादा मौत भी हुई बताई जा रही है। और यहाँ पे भी कई इलाकों में हॉस्टेज क्राइसिस जो है वो जो हॉस्टेज सिचुएशन है वो भी बना कर रखा हमास के आतंकवादियों ने। कई घरों में घुसकर उन्होंने लोगों को मारा, उनको कई घंटों तक पहले बंधक बना के रखा, उन पे जो बर्बरता की, और फिर उनको आखिरकार मार दिया। तो ये शहर जो है वो हमास के आतंकवादियों के हमले का जो एक बहुत ही बर्बर गवाह है वो बना। और अब यहाँ पर ये है पुलिस स्टेशन को
से ध्वस्त करना पड़ा है और इसमें कई पुलिसकर्मियों की जान गई और ये भी कहा जा रहा है कि तकरीबन 30 पुलिसकर्मी जो है यहाँ पर मारे गए, जो कि बहुत बड़ी तादाद है इजराइल के लिए। और यहाँ जो है सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, लेकिन इसके बावजूद जो है ये शहर अभी भी ख़तरे वाला है, क्योंकि यहाँ की सड़कों पर अभी भी हो सकता है कि कई हमास के आतंकवादी जो हैं वो घात लगा कर बैठे हों, हमले के लिए कहीं पर छिप कर बैठे हों। और ये इलाका भी पूरी तरह से क्लियर नहीं किया गया है, हालांकि नियंत्रण जो है वो हो चुका है यहाँ पर जो इजराइल की जो सेना है उसका, लेकिन अभी भी इस इलाके में खतरा बरकरार है और इसलिए यहाँ तमाम सड़कें जो हैं सूनी हैं। लोग अभी अपने घरों में रहने को मजबूर हैं और ज़्यादातर जो सिविलियंस हैं उनको यहाँ से निकल जाने को कहा गया है, क्योंकि आगे आने वाले समय में जो भी ऑपरेशन होगा उस ऑपरेशन में ये एक मुख्य जो मोर्चेबंदी वाली जगह होगी और सिविलियन कैजुअल्टी ना हो, इस वजह से यहाँ से सिविलियंस को निकल जाने को कहा गया है। तो अब यहाँ स्थिति जो है वो बिल्कुल सन्नाटे की है। हाँ, जो क्रेन और जो ये उपकरण चल रहे हैं उसकी आवाज़ ज़रूर आ रही है, लेकिन ये शहर सबसे बड़ा निशाना बना हमास के आतंकवादियों का। डेट्रॉयट से उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया। ये जो आप आवाज़ सुन रहे थे ये डट करके, ये कहीं आप ये ना समझें कि गोलीबारी हो रही है पीछे, वो दरअसल वो बुलडोज़र था जो उन्होंने पूरा पुलिस स्टेशन, अपना ही पुलिस स्टेशन उड़ा दिया, क्योंकि उसके अंदर हमास के लोग थे, हमास के लड़ाके थे। तो अब उसको तोड़ा जा रहा है, तो वो ड्रिलिंग की आवाज़। खैर, इजराइल गाजा युद्ध के बीच हर कोई ये जानना चाहता है कि इजराइल पर हमला करने वाला संगठन हमास दरअसल क्या है, ये कैसे बना, कौन इसके नेता हैं और इसे पैसा कहां से मिलता है। वैसे आपको बता दें कि गाजा के सब लोग हमास के हमदर्द नहीं हैं। हमास यहां अपनी गतिविधियां चलाने के लिए आम लोगों पर काफी सख्ती बरतता है और उनको प्रताड़ित भी करता है, उनसे मुखबिरी के काम करवाता है। आम जरूरत की चीजों की सप्लाई के लिए उन पर टैक्स लादता है। यही वजह है कि यहां हमास के खिलाफ कई बार प्रदर्शन भी होते हैं। हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली की यह रिपोर्ट। गाजा पट्टी 50 मील लंबी और 7 मील चौड़ी, इसकी सीमा का एक हिस्सा मिस्र से लगता है और बाकी इजराइल से। साल 2005 में इजराइल ने गाजा को फिलिस्तीनी नेतृत्व को सौंप दिया। हमास ने इसे फिलिस्तीनी अधिकारियों से ले लिया और उसके बाद से गाजा पट्टी पर उसी की सरकार चल रही है। लेकिन क्या उसे आम लोगों का समर्थन हासिल है? गाजा के लोगों ने हमास के खिलाफ लगातार प्रदर्शन किए हैं, जबकि हमास बेरहमी से उनका दमन करता रहा है। इस साल अगस्त में गाजा पट्टी के सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को रैली निकालने से रोक दिया। वो हमास से नाराज हैं कि वो वहां जीवन स्तर सुधारने में नाकाम है। कई हमास विरोधी कार्यकर्ताओं ने जो बाहर हैं इस अभियान में शामिल हो गए हैं। वो गाजा के लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो सड़क पर उतरें और बेहतर जीवन स्तर की मांग करें। इसी साल हमास के खिलाफ 30 जुलाई को पूरी गाजा पट्टी में हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे। फिर अगस्त के महीने में 4 तारीख को गाजा के अलग अलग हिस्सों में रैलियां हुई और 7 अगस्त को सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को विरोध प्रदर्शन करने से रोक दिया। गाजा पट्टी पर साल 2007 में हमास के कब्जे के बाद इजराइल और मिस्र ने सरहद पर नाकेबंदी कर दी ताकि वहां हथियारों का आना रुके। नाकेबंदी की वजह से कई सामान नहीं आ पा रहे, इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर से जुड़े उपकरण तक, ताकि उनसे हथियार न बनाए जा सकें। इस नाकेबंदी की वजह से 20 लाख से ज्यादा की आबादी वाले गाजा में अर्थव्यवस्था तहस-नहस हो चुकी है। बीते साल बेरोजगारी की दर करीब 45% से ज्यादा थी और वहां पर बस 10% लोगों को साफ पानी मिल रहा है। ये साल 2020 की यूनिसेफ की एनालिसिस बताती है। बिजली दिन में कुछ घंटों ही रहती है और कई जरूरी मेडिकल उपकरण वहां उपलब्ध नहीं होते। माना जा रहा है कि हमास ने ताजा हमले इसलिए किए कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रही शांति प्रक्रिया आगे न बढ़े। हमास फिलिस्तीनी कारोबारियों, अधिकारियों या बीमार लोगों को आने की इजाजत तो देता है, लेकिन जो लोग इजराइल के साथ किसी सामाजिक संवाद की वकालत करते हैं उनको लेकर वो बेहद सख्त है। अब हमास के ताजा हमले का नतीजा भी गाजा पट्टी के लोगों को ही भुगतना पड़ रहा है। नई दिल्ली से मोहम्मद गजाली, NDTV इंडिया।
थोड़ा और विस्तार से बताता हूं। हमास दरअसल एक उग्रवादी संगठन है और फिलिस्तीनी इलाके के दो मुख्य राजनीतिक दलों में से एक है। करीब 23 लाख की आबादी वाले गाजा पट्टी यानी कि 2.3 मिलियन जो वहां की आबादी है, इस इलाके में हमास की ही सरकार है, लेकिन यह ग्रुप इजराइल के खिलाफ हथियारबंद विद्रोह के लिए ज्यादा जाना जाता है। दुनिया के कई देशों में हमास को एक आतंकवादी संगठन के रूप में देखा जाता है। वहां पर घोषित भी कर दिया गया है, उनको एक दर्जा भी दे दिया गया है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का बहुत सारे देशों। हालांकि कुछ देश सिर्फ इसकी फौजी शाखा को ही आतंकवादी संगठन मानते हैं, सब कुछ नहीं। ईरान पर आरोप लगता है कि वो हमास को हथियार और पैसा सप्लाई करता है और तुर्की पर भी यह आरोप लगता है कि वो इसके कुछ टॉप कमांडर्स को अपने यहां शरण देता है। हमास का अर्थ है इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट यानी कि इस्लामिक प्रतिरोध आंदोलन। इसकी स्थापना एक फिलिस्तीनी धार्मिक नेता शेख अहमद यासीन ने की थी, जो मुस्लिम ब्रदरहुड की स्थानीय शाखाओं से जुड़ा हुआ। शेख अहमद यासीन की शुरुआती जिंदगी काहिर, वहां पर इस्लाम के अध्ययन में गुजरी। 1960 में यासीन सिर्फ धार्मिक प्रचार प्रसार तक सीमित था और वो वेस्ट बैंक और गाजा में दान से जुड़े काम से जुड़ा हुआ, सोशल वर्क, रिलीफ वर्क, डोनेशन, इन सब चीजों। इन दोनों ही इलाकों पर 1967 के 6 दिन के युद्ध के बाद से इजराइल का कब्जा है। दिसंबर 1987 में यासीन ने हमास को गाजा में मुस्लिम ब्रदरहुड की राजनीतिक शाखा के तौर पर स्थापित किया। यह इंतिफादा यानी कि पहले सशस्त्र विद्रोह के ठीक बाद की बात है। हमने आपको बताया था इंतिफादा के बारे में 2 दिन पहले कि 2 इंतिफादा पहले हो चुके हैं। सशस्त्र विद्रोह यानी कि आर्म्ड रेबेलियन, और अभी जो चल रहा है उसको हमास तीसरा इंतिफादा कहती है। इंतिफादा वेस्ट बैंक, गाजा और पूर्वी यरूशलेम इजराइल के खिलाफ शुरू हुआ एक सशस्त्र विद्रोह। सन 98 यानी कि 1998 में हमास ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें उसने इजराइल की बर्बादी और ऐतिहासिक फिलिस्तीन इलाके में एक इस्लामिक समाज की स्थापना को अपना लक्ष्य बताया। 2017 में अपनी छवि को उदार दिखाने के लिए हमास ने एक और चार्टर पेश किया, जिसमें 6 दिन के युद्ध से पहले स्थापित अंतरिम फिलिस्तीनी राज्य को स्वीकार किया, लेकिन इजराइल को फिर भी मान्यता नहीं दी। हमास ने अप्रैल 93 में यानी कि अप्रैल 1993 में सबसे पहली बार आत्मघाती धमाके शुरू किए। ये PLO यानी कि पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नेता यासिर अराफात और इजराइल के प्रधानमंत्री यित्साक राबिन, उनके बीच हुए ओस्लो समझौते से 9 महीने पहले की बात। इस ऐतिहासिक समझौते में वेस्ट बैंक और गाजा में एक फिलिस्तीनी प्रशासन स्थापित किया गया, जिसे सीमित शासन की शक्तियां दी गई। लेकिन हमास ने इस समझौते को नहीं माना। इसके अलावा PLO और इजराइल द्वारा एक दूसरे को दी गई मान्यता को भी खारिज कर दिया। 1997 में अमेरिका ने हमास को एक विदेशी आतंकवादी संगठन करार दिया। हमास ने 2000 की शुरुआत यानी कि ईयर 2000 की शुरुआत में इजराइल के खिलाफ दूसरा इंतिफादा यानी कि सशस्त्र विद्रोह शुरू किया। हालांकि इस हिंसा में अन्य फिलिस्तीनी संगठनों की भी भूमिका रही। अमेरिका के एक थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के मुताबिक हमास का पूरा संगठन कई हिस्सों में बटा हुआ है। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जरा फुल फ्रेम दिखा दें आपको। जैसे संस्थाओं का ऑर्गेनोग्राम होता है ना, ऑर्गेनोग्राम मतलब एक संस्था का स्ट्रक्चर कि ऊपर कौन, उसके नीचे कौन कौन, उसके नीचे कौन कौन। तो आप ये समझ लीजिए कि ऐसे काम करता है हमास। राजनीतिक, सैनिक और सामाजिक काम ये करते हैं, अपने आप को बताते हैं ये करते हुए। इसकी सामान्य नीति एक सबसे बड़ी इकाई तैयार करती है, जिसे अक्सर पॉलिट ब्यूरो कहा जाता है, जो विदेशों में रहकर अपना काम करती है। अब आप सोच रहे हैं, यानी कि जो ब्रेन है हमास का, वो गाजा में है ही नहीं, वो विदेशों में बैठ करके गाजा में रहने वाले लोगों के लिए रणनीति बना है। स्थानीय स्तर पर गाजा और वेस्ट बैंक में फैली कई कमेटियां
पॉलिट ब्यूरो के आदेशों पर जमीन पर अमल करते हैं। इस्माइल हानिये इस समय हमास का राजनीतिक प्रमुख है, जिसने 2017 में लंबे समय से चले आ रहे नेता खालिद मेशाल की जगह ली। हानिये जो हैं वो 2020 से दोहा और कतर से ऑपरेट करते हैं, क्योंकि कथित तौर पर मिस्र ने उनके गाजा आने जाने पर पाबंदियां लगाई हुई हैं। तो वो गाजा में है ही नहीं, सोचिए, जो ब्रेन है। गाजा से बाहर जाने का रास्ता इजराइल के अलावा मिस्र से ही है और कहीं से नहीं। इसके विदेशों में कई प्रतिनिधि हैं और शूरा काउंसिल के सदस्य पॉलिट ब्यूरो का चुनाव करते हैं। ये एक और आप ये समझ लीजिए कि शूरा काउंसिल मतलब एक और इसी संस्था के अंदर कुछ लोग जो बैठ करके फैसला लेते हैं। हमास में वेस्ट बैंक से जुड़े मामले साले अल अरूरी देखता है, जो इसकी लेबनान शाखा का प्रमुख है। वेस्ट बैंक में अभी फिलिस्तीनी अथॉरिटी की सरकार है, यानी कि वो हमास को नहीं मानती। गाजा में रोजमर्रा की गतिविधियां याह्या सिनवर देखता है, जो पहले हमास की फौजी शाखा का प्रमुख था और वो 22 साल तक इजराइल की जेलों में रहा। वो इजराइल के 2 सैनिकों के अपहरण और हत्या का मास्टरमाइंड रहा है और इस वजह से उसे जेल हुई। वो उन 1000 से ज्यादा फिलिस्तीनी बंधकों में से रहा, जिन्हें 2011 में हमास की कैद से एक इजरायली सैनिक के बदले रिहा किया गया था। इस बार भी हमास की मंशा कुछ ऐसी ही है कि वो इजरायली बंधकों के बदले इजराइल की जेल में बंद अपने कई लड़ाकों को रिहा करवा ले जाए। याह्या सिनवर के उनके तहत ही सभी मंत्रालय, स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा बल आते हैं, यानी कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उनको रिपोर्ट करता है। शूरा काउंसिल के तहत बंदी बनाए गए सदस्यों से जुड़ी शाखा भी आती है, जिसे सालामे कातवी, ये एक जन है, वो देखते हैं, और विदेशों में वसे फिलिस्तीनियों के मामलों से जुड़ी शाखा को खालिद मशाल देखता है। हमास की सबसे खास शाखा जिस पर पूरी दुनिया की निगाह है वो है इसकी फौजी शाखा, जिसे इजुद्दीन अल कमास ब्रिगेड कहा जाता है या फिर कसाम ब्रिगेड कहा जाता है। मरवान, ये नाम है मरवान ईसा, और मोहम्मद दाइफ, जिसके बारे में हमने आपको कल बताया था, जो कि व्हीलचेयर पर है, जो कि खड़ा भी नहीं हो सकता, और वो मास्टरमाइंड है ये जो अभी घटना हुई उसका। ये हमास की इस फौजी शाखा के प्रमुख हैं। इजराइल की सेना ने हमास की इस फौजी शाखा के संस्थापक को 2002 में एक हवाई हमले में मार गिराया। इजराइल पर हुए हमले में इसी का प्रमुख रोल है और कई पूरी तरीके से स्वतंत्र इकाइयां उसके तहत आती हैं, यानी कि वो हमास में ही और इकाइयों के बारे में या उनसे सलाह मशवरा नहीं करती, वो अपना अलग फैसला लेती हैं। तो संभवतः इसी इकाई ने ये जो अटैक हुआ था वो किया। इस बीच हमास के खिलाफ अमेरिका अब पूरी तरीके से इजराइल के पक्ष में खड़ा हो गया। यूरोपियन यूनियन की हमने आपको स्थिति बताई कि वो ये जो हमास पर अटैक करने के नाम पर गाजा पर अटैक कर रहा है, उससे वो थोड़ा सा छिटक रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मानवीय रूप से अपना करें, लेकिन अमेरिका साथ खड़ा है। अपना समर्थन दिखाने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने निवास व्हाइट हाउस को इजराइल के झंडे के रंगों में सजाया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू उनसे हमले के बाद चौथी बार आज फिर उन्होंने बात की और उन्हें हर संभव मदद देने का भरोसा भी जताया। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इसी सिलसिले में अमेरिका पहुंचने वाले हैं, जहां वो ताज़ा हालात का जायजा लेंगे। इजराइल पर हमास के हमले पर अब तक 14 अमेरिकी नागरिकों के मरने की जानकारी आ चुकी है। इस वजह से अमेरिका इसको पूरी तरीके से समर्थन करता है। उनके नागरिक 20 नागरिक जो हैं वो लापता भी। अमेरिका ने इजराइल की मदद के लिए भूमध्य सागर में अपना जहाजी बेड़ा तैनात कर दिया। अमेरिका ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड फोर्ड ये भी वहां तैनात कर दिया है और लड़ाकू विमान भी इसमें। ये गाजा में हमास की और भूमध्य सागर से आने वाली किसी भी मदद को रोकने का काम करे, यानी कि यहां से आपने नल बंद कर दिया, बिजली बंद कर दी, ईंधन बंद कर दिया, उधर से अगर कोई औजार आ रहे हैं या किसी भी किस्म का कोई और चीज आएगी वो बंद कर दिया जाएगा। तो हर तरफ से गाजा को घेर दिया। इसमें ह्यूमैनिटेरियन एड भी अभी ऐसा बताया जा रहा है कि वो भी रोका है, यानी कि ताकि वो भी ना आ पाए।
इजराइल के तट पर अमेरिकी नौसेना का एक और जंगी जहाज यूएसएस ड्वाइट ये भी तैनात किया जा रहा है। अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा है कि इजराइल के लिए अमेरिका की सैन्य मदद की पहली खेप निकल चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी ये चेतावनी दी है कि कोई भी देश या संगठन इजराइल गाजा युद्ध का फायदा उठाने की बात न सोचे। This is an act of sheer evil. More than 1,000 civilians slaughtered, not just killed, slaughtered in Israel. Among them, at least 14 American citizens killed. We must be crystal clear. We stand with Israel. We stand with Israel. And we will make sure Israel has what it needs to take care of its citizens, defend itself, and respond to this attack. To any country, any organization, anyone thinking of taking advantage of this situation, I have one word: don't. Don't. Our hearts may be broken, but our resolve is clear. नमस्कार, वर्ल्ड कप के इस खास कार्यक्रम गुगली में आपका स्वागत है। भारत ने वर्ल्ड कप में अपनी जीत का सिलसिला कायम रखा है। हिटमैन के रिकॉर्ड शतकीय पारी के सहारे टीम इंडिया ने अफगानिस्तान को 90 गेंद रहते 8 विकेट से हरा दिया। इससे पहले अपने पहले ही मैच में 5 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को भी हराकर धमाकेदार शुरुआत की थी। मेन इन ब्लू के खिताब की दावेदारी और मजबूत दिखने लगी है। और इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ क्रिकेट के 2 माहिर जानकार मौजूद हैं, सैयद सबा करीम और विजय दाहिया। तो सैयद सबा करीम साहब, सबसे पहले हिटमैन चले तो सुपर हिट। हाँ विमल, और एक बात तो साफ है कि जब भी रोहित शर्मा इस रंग में नजर आते हैं तो इससे बढ़िया तस्वीर क्रिकेट के मैदान में और कोई नहीं हो सकती है। वो बल्लेबाजी को इतना आसान कर देते हैं कि कई बार तो उनको उनकी बल्लेबाजी को देखकर हम लोगों को भी रश्क होने लगता है कि काश हम लोग उतनी बड़ी तो नहीं पर कम से कम 10-15 रन की पारियां भी उनके तरह खेल पाते हैं, क्योंकि ये जलवा है कप्तान का। और इसीलिए मुझे लगता है कि भारतीय टीम के कप्तान होने के बदौलत से ये बहुत जरूरी था रोहित शर्मा के लिए कि वो एक बड़ी पारी खेलें, क्योंकि उनका चलना बहुत जरूरी है। और ये कमाल का रिकॉर्ड भी उन्होंने स्थापित किया है, सबसे तेज शतक लगाने वाला रिकॉर्ड जिसकी आज स्थापना कर दी है। उसके साथ साथ सबसे ज्यादा विश्व कप में शतक लगाने वाले बन गए हैं। तो इससे बढ़िया बात भारत के लिए और क्या हो सकती है। और छक्के का भी रिकॉर्ड लगा, 453 मैच में 556 छक्के उनके नाम हो गए। विजय, आप एकदम स्पॉट ऑन रहे, जैसा आपने पिच बोला था मैच के पहले वैसे ही विकेट रही। और आपने कहा था कि रन बनेंगे, पूरे विकेट शायद गिरे ना गिरे, दोनों तरफ वाकई उसी तरह की रही। और भारत ने जैसी शुरुआत की, सिर्फ 35 ओवर लिए इस को पूरा करने में, तो मतलब खिताब के लिए अब और मजबूत नजर आने लगी है। मुझे लगता है कि जैसी भी परिस्थितियां मिल रही है ना, उनके हिसाब से जो आप क्रिकेट खेल रहे हैं वो बहुत बेहतरीन क्रिकेट खेल रहे हैं। इस पिच का जब हमने जिक्र किया था, इससे पहले मैच में भी अगर आप देखें तो 750 से ज्यादा रन बने थे। और जिस तरीके से अफगानिस्तान के बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की या उनके लोअर ऑर्डर के बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी करी, उससे लग रहा था इस पिच पे कुछ नहीं है। मैच खत्म होने के बाद जब रोहित बात कर रहे तो ये कह रहे थे कि जैसे जैसे खेल होता गया ये पिच और ज्यादा बैटिंग के लिए अच्छी हो गई थी। रोहित ने सिर्फ रन नहीं बनाए हैं यहाँ पे, जिस तरीके से रन बनाए हैं। और अगर आप देखें तो ईशान किशन मैच खत्म होने के बाद कह रहे थे कि रोहित ने उनको ये बोला कि मैं इसी तरीके से खेलूंगा, मेरे को देख के अपना खेल बदलने की कोशिश मत करना। तो कहीं ना कहीं कप्तान ये कह रहे हैं। और अगर आखिरी मैच आपने देखा हो ना ऑस्ट्रेलिया और भारतीय सीरीज का भी, तो उसमें भी इसी तरीके के अंदाज में नजर आए थे। और वो एक टोन सेट कर रहे हैं इस वर्ल्ड कप के लिए। देखिए, हम इसी तरीके से खेलेंगे। 2011 में जब जीते थे तो वो टीम का हिस्सा नहीं थे, शायद उसकी भरपाई यहाँ कर रहे हो। और यहाँ पर सिर्फ टीम के एक खिलाड़ी नहीं है, कप्तान भी है। और आपने छक्कों का जिक्र किया, अगर वो शतक बनाएंगे तो छक्के आपको जरूर नजर आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि वो बड़े रन बनाए और उनकी पारी में आपको वो छक्के नजर ना आए। बिल्कुल। और बहुत मतलब जैसे छक्कों की हमने बात की, बहुत बड़ा अंतर है। मतलब छक्कों का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो भयान, मतलब उनके आसपास कोई और नज़र नहीं आता है कि मतलब जैसे 555 उनके अभी जो खिलाड़ी हैं खेलने वाले में, जॉस बटलर के नाम 315 हैं। कोई लगता नहीं कि आसपास अगले 5, 7, 10 साल तक उनका रिकॉर्ड टूटने वाला है। सबा, अगर आपसे बात करें, रोहित की तो जितनी बात करें 2 घंटे भी हम बातचीत करेंगे, तो जिस तरह की पारी थी और जिस तरह की उन्होंने कप्तानी भी की, खत्म नहीं होगी। विराट कोहली का भी चलना, ईशान किशन का चलना, ये टीम इंडिया के लिए मतलब अगले मैचों के लिए
बहुत ही अच्छा सरदर्द बनने वाला है अगर कप्तान की बात करें रोहित शर्मा की तो। सरदर्द नहीं है अभी, मुझे लगता है बहुत अच्छा संकेत है भारत के लिए, और इसी की कामना कर रहा होगा भारत भी क्योंकि अफगानिस्तान के विरुद्ध जो मैच है इसमें बल्लेबाजों को थोड़ा मौका मिले बैटिंग करने का, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएं, और जिन जिन खिलाड़ी को मौका मिला है वो हमें उससे साफ नजर आ रहा है कि अच्छे फॉर्म में है। अब ईशान किशन की अगर हम बात कर ले, पहले मैच में इसके पहले वो शून्य पर आउट हो गए थे, पर आज संभल कर उन्होंने शुरुआत की, क्योंकि रोहित शर्मा जिस तरह से बैटिंग कर रहे थे वहां पर आपको और कुछ अलग करने की आवश्यकता थी नहीं। और इसी के बारे में मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा कर्व है, लर्निंग कर्व है ईशान किशन के लिए भी, कि अलग अलग परिस्थिति में आपको किस प्रकार से बैटिंग करनी है। जो ईशान ने दिखाया, श्रेयस अय्यर के लिए जब आए थे बैटिंग करने के लिए, वहां पर आप ज्यादा बड़ा रन बना नहीं सकते हैं, और बहुत जरूरी था कि आप अंत तक बैटिंग करें और नाबाद होकर वापस आए, जो उन्होंने किया। विराट कोहली का अच्छा फॉर्म अभी भी बरकरार है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही दिलचस्प मुकाबला होने वाला है पाकिस्तान के विरुद्ध, और ये बहुत ही अच्छे संकेत हैं भारत के लिए। और एक बात और है विमल, कि मुझे अभी भी समझ में नहीं आता है पेस बॉलर्स की ये रणनीति, कि रोहित शर्मा को अगर आपकी गति 135 140 है तो फिर आप उनको शॉर्ट बॉल डालते क्यों हैं? क्योंकि अगर आप उनको शॉर्ट बॉल डालेंगे इस गति से, वो भी कोटला जैसे विकेट पे, तो फिर सिर्फ कोयले की तरफ ही आपको देखना पड़ेगा, जो कि आज हमें देखने को मिला जब रोहित शर्मा बल्लेबाजी कर रहे हो। तो बिल्कुल, हमारे पास वक्त कम है, लेकिन विजय आपसे एक इंपॉर्टेंट बात है, जो बॉलिंग भी अगर है, बुमराह का चलना हमारे मतलब सबके लिए बहुत बड़ी राहत की बात होती है जब से वो इंजरी के बाद से लौटे हैं। और दूसरी बात है कि अगर पॉपुलर भाषा में कहें तो पाकिस्तान डर जरूर गया होगा, अगर जर्नलिस्टिक भाषा में कहें तो थोड़ा पाकिस्तान के लिए कॉशस रहने की जरूरत है। देखिए, इसीलिए हाथ खड़ा किया था ये कहने के लिए कि जो सबा ने जिस चीज का जिक्र किया ना, उसी लिए बुमराह खास है। इस पिच के ऊपर आप देखें, उन्होंने बिल्कुल भी शॉर्ट पिच गेंदबाजी नहीं की, कि उन्हें पता है कि यहाँ पर ऐसे पिच है जहां पर बल्लेबाज जो पिच के दोनों तरफ के हिस्से हैं ना, जो थोड़े छोटे हैं, उनका इस्तेमाल कर सकता था। इसलिए उन्होंने आज बिल्कुल छोटी गेंदबाजी नहीं की, पटकी हुई गेंदबाजी बिल्कुल नहीं करी। 39 रन देके 4 विकेटें। जी हाँ, ये संकेत है। हमने बल्लेबाजों के बारे में तो बात की है, लेकिन पाकिस्तानी टीम के खिलाफ अगर आपको उस मैच में विजय प्राप्त करनी है, या पाकिस्तान की टीम नजर जो रहेगी वो ये भी रहेगी कि जो भारतीय टीम की गेंदबाजी है ना, वो भी एक यूनिट के रूप में बहुत बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन करती हुई आ रही है। हर खिलाड़ी को एक अपना किरदार पता है। हम कप्तान की तारीफ जरूर करते हैं, लेकिन एक कप्तान उतना ही बढ़िया होता है जितनी उसकी टीम उसको बनाती है। तो इस समय उनके पास इस तरीके के खिलाड़ी हैं जो उनको एक बहुत बढ़िया कप्तान यहाँ पे दिखाएंगे, और कप्तानी की जो महत्वपूर्ण डिसीजन है वो रोहित जरूर लेते हुए नजर आते हैं, लेकिन उनके पास वो खिलाड़ी हैं जो हर समय पे वो रोल अदा करने के लिए पर्याप्त है। हमारे डायरेक्टर ने पॉपुलर डिमांड पे शायद उनके पास रिस्पांस ज़्यादा आ रहे हैं, तो मुझे थोड़ा 2 मिनट और वक्त दिया। हम पाकिस्तान की बात ज़रूर करेंगे। सभा, क्या यहाँ से जो है टीम इंडिया का मनोबल तो आसमान पे होगा, और जो पाकिस्तान को मैं पहले विजय भाई से कह रहा था कि कॉशियस रहने के लिए वो ज़रूर मतलब जितनी स्ट्रेटेजी है, क्योंकि पिछले 2 मैचों में उनके खिलाफ रन भी काफ़ी बने हैं, उनके जो गेंदबाज हैं जिस तरीके से माने जाते हैं उस तरह से चले नहीं हैं। हाँ, और विमल वो इस वजह से नहीं चले हैं कि उनको नसीम शाह की कमी बहुत ज्यादा खल रही है इस समय। नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी एक बहुत ही लीथल ओपनिंग बॉल के बॉलर्स हैं पाकिस्तान के पास, पर इस समय चूंकि नसीम शाह नहीं है, उनके जगह पर हसन अली गेंदबाजी कर रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी के साथ। हालांकि पिछले मैच में हसन अली ने 4 विकेट जरूर लिया था, पर उनके पास वो गति नहीं है, और मुझे लगता है ये जो कमी है उसी के कारण से जो पाकिस्तान इतने सारे रन दे रहा है। उनके जो 2 स्पिनर्स हैं मोहम्मद नवाज और शादाब खान, वो भी अगर हम क्वालिटी की बात करें तो उतनी ज्यादा अच्छी क्वालिटी के स्पिनर्स हैं नहीं। तो उस वजह से मुझे लगता है कि पाकिस्तान की थोड़ी बहुत परेशानी है, और इसी कमजोरी को भारत जो है एक्सप्लॉइट करने का प्रयास करेगा, क्योंकि भारत की बल्लेबाजी बहुत ज्यादा तगड़ी है। जैसा कि विजय ने कहा कि हमारी गेंदबाजी में वो पैनापन नजर आ रहा है, हम कि हमारे तीनों स्पिनर अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, आपके पास 2 क्वालिटी पेस बॉलर्स हैं। तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही सुसज्जित टीम है इस समय भारत की, और भारत के सामने पाकिस्तान को टिक पाना बहुत ज्यादा कठिन होने वाला है। बिल्कुल, और वक्त की कमी है, वरना पाकिस्तान पे तो हम अगले 2-3 दिन लगातार बातचीत करते रहेंगे। एंडलेस बातचीत है, और हम जिस दिशा में जा रहे हैं भारतीय टीम, जैसे सभा कह रहे हैं, जैसे विजय भाई कह रहे हैं कि बहुत ही टीम संतुलित है। हर एक डिपार्टमेंट में जो टिक लगाना होता है वो टिक लग गया है, चेकलिस्ट तैयार हो गया है टीम इंडिया का पाकिस्तान के मैच से पहले। पाकिस्तान के मैच से पहले एक
ओपनिंग सेरेमनी जैसी भी है, जहां पे बॉलीवुड के कई सितारे आ रहे हैं और जो गोल्डन टिकट जिनको सबको दिया गया, सचिन जैसे सारे, सचिन तो खैर हर एक मैच में जाएंगे ही, लेकिन बाकी सारे कई मेहमान आ रहे हैं, उन सब पे बातें करेंगे अगले 2-3 दिन तक हम लोग लगातार। विजय भाई, सभा भाई, आपका एनडीटीवी से जुड़ने का बेहद शुक्रिया और टीम इंडिया की जीत का जश्न हम सब साथ मनाते हैं।